ठीक है, तो ये टैग जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और HTML में सेम ही टैग होते हैं। डिज़ाइनर जैसा भी हो, अच्छे वाला हो या कह लें कि थोड़ा सा कम नॉलेज वाला हो, लेकिन वो टैग यही यूज़ करेगा। ठीक है, तो अगर आपको कोड की समझ नहीं लग रही तो उसमें से आपको टैग जो है ना जो आपने पढ़े होंगे वो आपको लाजमी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने पढ़ना है जी वो है जी एट्रीब्यूट। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। जी, तो रिसेंटली हमने ये फोल्डर था बाकी डाटा जो है आप सबने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेना है। जो बच्चे मोबाइल पे ले रहे हैं क्लास, साथ में लैपटॉप पे प्रैक्टिस करते जाए। ये जी हमारा रिसेंटली काम जो हमने पिछले लेक्चर में किया था वो भी पढ़ा है यहाँ पे मेरे पास। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसका जो टॉपिक है वो है जी एट्रीब्यूट। HTML में एट्रीब्यूट्स क्या होता है? बेसिकली जो एट्रीब्यूट्स है वो एलिमेंट्स के लिए होते हैं। हर एलिमेंट एट्रीब्यूट्स रखता है और उसका काम क्या होता है जी, वो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है एलिमेंट की। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ, हम पढ़ने को जा रहे हैं जी। यहाँ पे ये मैं आप रिमूव कर रहा हूँ। आप लोगों को ये सारी समझ आ गई होगी, आई होप। तो आज जितना हम काम करेंगे वो शुरू से करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है जी हमारा एट्रीब्यूट। मैं कमेंट सेशन में आप लोगों को कमेंट का बता दिया था कैसे कमेंट लिखते हैं। इसमें मैं लिख रहा हूँ ये एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट बेसिकली ये होता है कि आपने कोई भी एक एलिमेंट जो है ना, लाइक इसके आपने एक एलिमेंट बनाया है हेडिंग का, ये भी एक एलिमेंट है। एक पैराग्राफ बना लिया है, ये भी एक एलिमेंट है। उसको कुछ आप वैल्यू देते हो। एट्रीब्यूट्स को आप उसकी खसूसियत भी कह सकते हो। ठीक है, तो उसको आप कुछ वैल्यू देते हो। वो एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एक एलिमेंट की खसूसियात होती है। और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम हमेशा जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर लिखते हैं, जो पहला टैग होता है हमारा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने एक एच टैग ले लिया है। एच टैग इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। मैं यहाँ लिखता हूँ हेडिंग। ठीक है, ये जो H1 है ना, H1 के अंदर यहाँ पे एट्रीब्यूट आएगा। यहाँ पे क्या आएगा जी? एट्रीब्यूट आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने वर्ड एट्रीब्यूट लिखा है, लेकिन एट्रीब्यूट कुछ कुछ और तरह के होते हैं जो हम यूज करेंगे। ये लिखने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि आपने जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो कहाँ पे लिखनी है। कोई भी जो एट्रीब्यूट है उसमें जो मेन चीज होती है वो होता है जी नेम उस एट्रीब्यूट का, और इज इक्वल होता है उसकी वैल्यू के। अब ये हम जो डबल कोटेशन है इसके अंदर हम लिखते हैं कोई भी वैल्यू। इज इक्वल क्या होगा जी? वैल्यू। ये मैं लिख इसीलिए रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए। ठीक है, तो कोई भी एट्रीब्यूट जो होता है उसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है जी एट्रीब्यूट का नेम, और सेकंड होता है जी उसकी वैल्यू। हम ये एट्रीब्यूट जो वैल्यू होती है वो कोट्स के अंदर आती है हमेशा। अब यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट पढ़ते हैं जी लिंक का। ठीक है, ये हेडिंग आ गया जी। हेडिंग के बाद मैं इस हेडिंग के अंदर लिखता हूँ जी लिंक। गूगल लिख देता हूँ या कुछ भी आप लिख लो, हेडिंग लिख लो, हेडिंग। और इसके बाद आप एक बनाते हो पैराग्राफ बनाओ, पी पैराग्राफ। इस पे आप लिख दो दिस इज लिंक ऑफ गूगल। ठीक है, ये मैंने पैराग्राफ लिख के बता दिया जी। ये जो है ये आपको जो शो होगा ये लिंक होगा। अब यहाँ पर जो मेन जो पहला टैग हम यूज करेंगे वो है जी ए का। ए टैग। ए टैग किस लिए होता है जी?
ए टैग होता है जी, ए टैग के अंदर आप लिंक डालते हो, कोई भी एक लिंक जो है ना वो आपने ए टैग के अंदर लिखना होता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ए टैग होता है जी, आपको कोई भी अगर आपने कोई लिंक लिखना है तो आप ए टैग के अंदर लिखते हो। ठीक है, मैं ए टैग की जो अब ए टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग जो है इसके अंदर जो आप लिखोगे वो उस लिंक के ऊपर जो आपकी वर्डिंग शो होगी आप वो लिखोगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी गूगल, मैंने यहाँ पे लिखा जी गूगल। ठीक है, अब वहां पर जो हमारे वेब पेज के ऊपर शो होगा वो गूगल शो होगा। ठीक है, और इसके पीछे हमने एक लिंक लगाया होगा, यानी कि जैसे ही कोई गूगल को प्रेस करे तो वो उस लिंक पे चला जाए। ठीक है, मैंने ये एक क्लिक किया, इस ए के अंदर अब हमने देना है जी एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में हमने क्या कहा था जी, पहले नेम आता है फिर उसकी वैल्यू आती है। जब भी आपने लिंक लगाना है उसके जो नेम है वैल्यू का आपने लिखना है जी एच रेफ, ये नीचे भी आ जाएगा, आप एच आर लिख के एंटर प्रेस करोगे तो वो एच रेफ को खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, जो पहली वैल्यू शो हो रही होगी उसको खुद ही सिलेक्ट कर लेता है, और इसमें देखें कि आपको जो क्विट्स हैं वो भी नहीं लगाने पड़े। ठीक है, ये फायदा होता है जी विजुअल स्टूडियो कोड का। अब एच रेफ आपने क्या लिखा है जी, उस एट्रीब्यूट का नाम लिखा है, उसके इज इक्वल आपने अब इसमें देनी वैल्यू, हमने यहाँ पर वैल्यू के देनी है जी, हमने यहाँ पे देना है जी उसकी वैल्यू लिंक। अब जब भी आपने लिंक डालना है तो उसमें सबसे पहले आपने करना है जी HTTP। ठीक है, फिर उसके बाद सेमीकोलन फॉरवर्ड स्लैश, और इसके आगे आपने लिख देना है www.google.com। ले जी, ये मैंने लिख दिया जी एक लिंक। ठीक है, तो इसको अब मैंने कर देना है सेव। अब मैं आकर अपने ब्राउजर पे देखूंगा कि मुझे क्या रिजल्ट ये मिलता है। वैसे ही है ना, जैसे किसी पेज को हम खोलते हैं तो लास्ट पे रेफरेंस आता है, ये जी वैसे ही बिल्कुल इसी बता तरह रहे ही, हैं ना? जी बिल्कुल तो इसी उसमें तरह ही लिंक होता है कि लिखा होता है। वो नीचे आपको एक लिंक दिया होता है, आप उसको 1 मिनट वेट कीजिएगा, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। आप सभी ये अपने लैपटॉप के ऊपर लिखो, मैं 1 मिनट में नहीं 1 मिनट नहीं, मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट में वापस आ रहा हूँ।
जी क्लास, वेलकम बैक। अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे जी कि लिंक कैसे डालते हैं। ठीक है, ये मैंने देखे जी, अब वहां पर हमने लिंक डाल दिया और ये यहाँ पर आपको एक लिंक शो हो रहा है, ये ब्लू कलर का। ठीक है, तो ये ब्लू कलर का जो शो हो रहा है ये आपका है जो लिंक जो आपने अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आपने इसके बैकएंड पे लगाया हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रेस करूंगा ना, ये मैं क्लिक करता हूं तो बफरिंग के बाद ठीक है, ये देखें आपके सामने आ गया जी google.com। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी लिंक लगा सकते हो, यूट्यूब का लगा सकते हो, किसी भी चीज का यहाँ पर आप लिंक लगा सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने ये देखा होगा कि मैंने प्रेस किया और उसी टैब के अंदर मेरा लिंक ओपन हुआ है। इसके लिए भी एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम उसको बताते हैं कि ये हमारा जो लिंक है ये इसी पेज पे ही ओपन हो जाए या न्यू टैब के अंदर ओपन हो। यानी कि हम इसको टारगेट करते हैं, इसके एट्रीब्यूट का नेम है जी टारगेट, और इसकी वैल्यू हम देते हैं, अगर हम देंगे सेल्फ सेल्फ जो कि बाय डिफॉल्ट भी होती है कि उसी टैब के अंदर आपका लिंक ओपन हो जाता है। ठीक है, अगर आप देते हो इसमें सेल्फ, इसको सेव करके जब आप अपने ब्राउजर पे रीलोड करोगे तो आपको ये इसी टैब के अंदर, सॉरी, ये सेल्फ के साथ न्यू टैब के अंदर आपका जो लिंक है वो ओपन होगा। और अगर आप इसको देते हो जी ब्लैंक, इसको सेव किया अपने ब्राउजर पे रीलोड इसको रीलोड करेंगे और इसको क्लिक करेंगे, ये क्या है, ये दोनों ही वो काम कर रहे हैं। इसमें आई विल चेक इट। सर ये सेल्फ में उसी पेज पे ओपन कर रहा है। ये मेरी तरफ वाला जो है ना सेल्फ, तो उसी से करना चाहिए, शायद मैंने रीलोड नहीं किया। मेरा ब्राउजर पागल हो गया है विजुअल कोड भी। मैं सेल्फ लिख रहा हूँ लेकिन ये यहाँ पर न्यू टैब में ओपन कर रहा है। पहले आप लोग इसको चेक करिएगा और बाद में मुझे बताइएगा कि आपसे हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको चेक करने में बैठ गया तो हमारा काफ़ी चीज़ें मिस हो जाएंगी। ठीक है, तो एक हम बेसिकली पढ़ रहे हैं ये एट्रीब्यूट, इसको आप छोड़ दें अभी, ये मैं आपका बाद में क्लियर करवा दूंगा। ये आपको पता चल गया जी ए क्या है जी। एक हमने लिंक लगाने के लिए ए टैग यूज किया, उसमें हमने एक एट्रीब्यूट किया जिसे हम कहते हैं हाइपर लिंक। हाइपर लिंक में हमने एच लिखा इज इक्वल टू, हमने उसकी वैल्यू लिखी, वैल्यू क्या थी जो हमने उसमें लिंक न्यू देना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? नहीं, दोबारा रिपीट कर। अच्छा जी, हम इस तरह होता है जी, अगर हमने हमारा जो वेब पेज है हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई लिंक आ जाए, जैसे यहाँ पर ये गूगल का लिंक आ गया ना, तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है ना उसके ऊपर हमने किसी भी वेबसाइट का एक लिंक दिया हो, जब क्लाइंट या कोई भी यूजर उस टैब को ओपन करे, बटन, हम ये बटन पे भी लिंक लगा सकते हैं। ठीक है, कंटेक्ट टेक्स्ट का बटन है, या आपने देखा होगा कि कोई भी वेबसाइट का जो फुटर होता है उसमें नीचे एक छोटा सा आइकन होता है फेसबुक का, आप उस पर क्लिक करते हो तो वो फेसबुक का जो उनका पेज बना होता है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली उस आइकन के पीछे एक लिंक लगा होता है, उस लिंक, वो लिंक होता है जी उनके वेब पेज का। जब आप उस पर प्रेस करते हो, क्लिक करते हो, तो वो आपको डायरेक्ट उस वेब पेज पे ले जाता है। ठीक है, तो उसके लिए ये लिंक हम यूज करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में ए के साथ हमने ए टैग यूज करना है। यार ये काम ना किया करो आप लोग, ये स्क्रीन के ऊपर लिखने वाले। सर ये दोनों तरह से नेक्स्ट पेज ही खोल रहा है, मतलब ब्लैंक पे भी और सेल्फ पे भी। चले ये मैं आपको बाद में ना इसका क्लियर करके बताता हूँ। एक मिनट ठहरिएगा, जिस बच्चे को इशू हो रहा है वो कह रहा है जी इनविटेशन हम मुझे दोबारा सेंड करें। बड़ा लंबा प्रोसेस है ये तो। यार इसको छोड़ो, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। मैं आपको लिंक को भी सेंड कर देता हूँ।
अच्छा जी, आप लोग इसमें चेक करो, ये मैं बाद में आपको इसका क्लियर करवा दूंगा, पहले मैं खुद चेक करूंगा, उसके बाद आप लोगों को इसका ये क्लियर करवा दूंगा, ठीक है, इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। अब आपको आ गई है ये क्वेश्चन किसने किया था, मुझे नाम नहीं शो हो रहा उसका, आपको समझ आ गई है इसकी? स्टूडेंट ने अभी क्वेश्चन आप किया अपर था। वाला कुछ कह रहे थे, वो पूछा था मैंने तो। अपर, क्या कह रहे थे वो तो बताया ही नहीं। अपर वाला क्या है? हाइपर लिंक का बता रहा था मैं, क्या हाइपर लिंक होता है, ये जो एचरएफ होता है ना, इसको हम हाइपर लिंक कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह ही ये जैसे हमने पढ़ा है जी आज एक लिंक का टैग, इसी तरह ही जब भी हमने कोई अपनी वेबसाइट के अंदर कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो उसके लिए भी हम एक टैग यूज करते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से यहाँ से कोई एक इमेज ले लेता हूँ, इसमें पड़ा होगा मेरे यूट्यूब का लोगो ही, लेकिन वो भी कहाँ पे है? वन डॉट पी है, जो सा भी है इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इस फोल्डर में रख लेता हूँ, ठीक है। आपने कोई भी एक पिक्चर ले लेनी है, उसको आपने लगाना है जी अपने ब्राउजर के ऊपर। आप ये चाह रहे हो कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी एक पिक्चर जो है ना वो अपलोड करना चाह रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए जो इसका टैग होता है वो है जी इमेज, IMG, फुल इमेज नहीं लिखना आपने, IMG लिखना है, ठीक है। और इमेज का मैं आपको बताता चलूँ, इसका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, क्योंकि इसमें भी आपने जैसे BR का ब्रेक टैग पढ़ा था, उसमें आपने जस्ट एक चीज को आपने ब्रेक करना होता था, आप उसमें कुछ और नहीं करते थे, ठीक है। तो इसी तरह ही आपने इसमें भी एक इमेज जो होती है वो आपने जस्ट लगा दी है, उसमें आपने उस टैग के अंदर और कुछ नहीं लिखना होता, ठीक है। मैंने ये इमेज टैग के अंदर, जब मैं इमेज टैग लगाता हूँ, इसके अंदर अब मैंने इसका देना है जी सोर्स। बेसिकली जो सोर्स है ना वो है आपका एट्रीब्यूट, ठीक है। सोर्स क्या है, आप लोगों का एट्रीब्यूट है, जैसे एचरफ का इसी तरह ही सोर्स होता है, तो इसकी शॉर्ट वर्डिंग जो होती है वो RC होता है। आपकी जब आप ऐसा लिखेंगे तो आपके नीचे शो भी हो जाएगा SRC, ये क्या है, सोर्स। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आप लोगों ने अपने जो सोर्स है ना इमेज का, उसको सिलेक्ट करना है। यानी कि मेरी अब इमेज जो है वो उसी फोल्डर में पड़ी है जहां मेरी HTML की फाइल पड़ी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल वन उसका जो नेम है वो लिखूंगा, डॉट आगे उसकी एक्सटेंशन लिखनी है, वो फाइल कौन सी है, JPG। मैंने डॉट लगाया, उसके बाद वो एक फाइल शो करवा रहा है जी आपके उसी फोल्डर में एक फाइल पड़ी है .jpg के नाम से, आप उसको सिलेक्ट करना चाह रहे हो या नहीं, ठीक है। आपने इसको कर देना है क्लिक। अब ये क्या हुआ जी, ये एक इमेज जो है वो आपके वेब के पेज के ऊपर चलेगी, इसको आपने करना है यहाँ से सेव, और अपने ब्राउजर पे आकर आपने करना है जी इसको रीलोड। रीलोड, ये देखें जी यहाँ पर एक पिक्चर आ रही है, ठीक है। कोई भी आपने पिक्चर जो अपनी वेब पेज के ऊपर डालनी है वो आपने इमेज टैग के जरिए डालनी है, और इसमें आपने उसका सोर्स देना है। लाइक जिसके मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास अब 50 पिक्चर है, और यहाँ पर अगर मैं सारी बाहर रख दूंगा तो वो सारी मर्ज हो जाएंगी। तो इसमें क्या करता हूँ मैं, ये न्यू फोल्डर लेता हूँ, ये न्यू फोल्डर लेने की कंट्रोल, मैंने इसको मैं इसका नाम दे देता हूँ जी पिक्चर, और इस पिक्चर को मैं इस फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब पहले तो आपने जैसे उसने अपने पिक्चर का नेम दिया और वो क्या किया, उसने उधर से पिक्चर ले ली। अब देखिए यहाँ पर भी आपको पिक्चर शो नहीं होती, बल्कि एक फोल्डर अब शो हो रहा है पिक्चर का, उसके अंदर पिक्चर पड़ी हुई है। तो जब भी आप फोल्डर के अंदर जाना है तो आपने .// यूज करनी है। जब आप .// यूज करेंगे तो आपको ये नीचे दिखाएगा कि आपने फोल्डर कौन से में जाना है। एक तो वो खुद आपको दिखा रहा है, दूसरा ये कि आप रैंडम भी उसका नेम लिख सकते हैं जी मैं पिक्चर वाले फोल्डर में जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये आप चलेंगे हैं उस फोल्डर के अंदर। अब आपने क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जो फाइल पड़ी है उसको सिलेक्ट करना है। उसके लिए भी आपने जस्ट फॉरवर्ड स्लैश प्रेस कर देनी है। जब आप फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे उसमें जितनी भी फाइल होगी वो आपको शो करवाना शुरू कर देगा, ठीक है। मैं ये वन प्रेस किया मैंने, तो ये मेरी अब फाइल जो है उसका जो सोर्स है, सोर्स यानी उसकी जो लोकेशन है वो उसने जज कर ली है। मैं इसको सेव करता हूँ, अपने ब्राउजर पे जाके मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो आप देख रहे हैं ये पिक्चर हमारी यहाँ पे लगी हुई है,
ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिंक खत्म कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये सर जी हमने अभी तक 2 टैग सीख लिए हैं, एक क्या था लिंक लगाने के लिए, सेकंड था जी इमेज लगाने के लिए। अच्छा जी, अब क्या होता है जी, मैं आपको 2 एट्रीब्यूट और पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास ये पिक्चर आ गई, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पिक्चर का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे पता है कि ये आपकी जो ऊपर की तरफ होती है ये होती है जी आपकी हाइट, और ये जो वर्टिकली होती है ये आपकी होती है जी विड्थ। हमने क्या करना है जी, हमने 2 एट्रीब्यूट यूज करने हैं अपने इमेज वाले पोर्शन में। ठीक है, अब आप लोग ये नोट करना कि जो इमेज लिखा है उसके बाद जो कोटेशन है उसके बाद आपने एट्रीब्यूट नया लिखना है, क्योंकि सोर्स क्या है, ये पूरा एक एट्रीब्यूट है, इसकी आपने वैल्यू दे दी। इसी तरह आप यहाँ पे लिखोगे विड्थ, ये आपको नीचे भी शो हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि आप सही लिख रहे हो। विड्थ मैं इसको देता हूँ 300 पिक्सल। ठीक है, अब मैं इसको सेव किया, मैंने अपने ब्राउजर पे जाके इसको रीलोड किया, तो आप ये देख रहे हैं कि इसकी जो विड्थ है ना वो बढ़ गई है पहले से। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ जी 500। ठीक है, तो इसको सेव किया मैंने, ये अपने ब्राउजर पे आया, इसको रीलोड किया, ये देखें इसकी साइज जो है विड्थ जो है वो बढ़ गई है। जब आप इसकी विड्थ देते हो तो उसकी जो हाइट है वो उसकी बाय डिफॉल्ट ही आ जाती है। तो अगर आप उसकी जो हाइट है वो भी सेट करना चाह रहे हो तो यहाँ पर आप लिखोगे जी हाइट का टैग, और इसको आप दे दोगे जितनी आपने हाइट करनी है, मैं कहता हूँ जी 200 पिक्सल कर दो। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ से अपने ब्राउजर पे आकर रीलोड करता हूँ, तो आप ये देखें कि उसकी जो हाइट है वो उसने 200 पिक्सल कर दी है। ठीक है, तो ये जो एट्रीब्यूट है हाइट का और विड्थ का, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, कह लें कि हर पॉइंट पे ये यूज होना है। इसकी रीजन ये है कि हम जो भी कोई एक डिव बनाएंगे, कोई एक पोर्शन बनाएंगे, तो हसन अली नेक्स्ट टाइम मैं आपको रिमूव कर दूंगा अगर आप इस तरह की कोई हरकत करोगे तो, क्योंकि जो कर रहा होता है उसका नाम शो हो रहा होता है। ठीक है, तो कोई भी आप जब उसका विड्थ या हाइट आप लाजमी दोगे, अगर आप कोई कंटेनर बनाकर उसके अंदर एक पिक्चर लगा रहे हो या आपने एक लोगो लगाना है, तो उसमें आप उसकी जो हाइट और विड्थ है वो वहां पर मेंशन करते हो। ठीक है, ये जी हमने अभी तक 4 टैग पढ़ लिए हैं। अब ये जी मैं यहाँ पे पिक्चर मैंने लगा दी है, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, तो वो पिक्चर अपलोड नहीं होती, तो मैं क्या करता हूँ जी, उसका एक अल्टरनेट होता है, यानी कि अगर मेरी पिक्चर शो ना हो तो वहां पर टेक्स्ट शो हो जाए, जिससे क्लाइंट को या यूजर को पता चल जाए कि यहाँ पर पिक्चर लगी हुई है या ये जो पोर्शन है ये पिक्चर के लिए है। उसके लिए अल्टरनेट के लिए ALT टैग यूज करते हैं, और इसमें आपने कोई भी नेम दे देना है, जो अगर आपकी पिक्चर अपलोड ना हो तो उसमें आपका नेम शो हो जाए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी पिक्चर, कंट्रोल सेव किया और इसको यहाँ पर रीलोड कर दिया। अभी आपकी पिक्चर शो हो रही है, इसी वजह से वो अल्टरनेट शो नहीं हो रहा। मैं क्या करता हूँ जी, मैं यहाँ पर आकर ये जो पिक्चर है इसका जो सोर्स है ये मैं खत्म कर देता हूँ, कंट्रोल X कर रहा हूँ ताकि दोबारा हमें वो नहीं, रीलोड करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे पिक्चर नहीं शो हो रही। यहाँ पर हमें जस्ट ये पता चल रहा है कि ये यहाँ पर एक पिक्चर लगी है, क्योंकि हमने जो इसकी वैल्यू है वो पिक्चर लगाई हुई है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद इसको मैं कंट्रोल Z दबा रहा हूँ, कंट्रोल Z जब भी आप दबाएंगे तो आपका ब्राउजर जो है वो बैठ जाता है और वो जो हमने रिव्यू किया था वो वापस आ गया। इसको सेव किया मैंने, यहाँ पर आकर रीलोड किया, अब आपके पास ये पिक्चर आ गई है। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि हम अल्टरनेट क्यों यूज करते हैं। अल्टरनेट में हम भी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं कि जी ये वैल्यू जो है हम किस लिए यूज कर रहे हैं, या इस पिक्चर अगर पिक्चर अपलोड नहीं है तो उसके पीछे क्या चीज है। सर अगर ये पिक्चर के अलावा कहीं और भी अल्टरनेट यूज कर सकते हैं? ये पिक्चर के लिए है, अगर पिक्चर शो नहीं हो रही तो वहां पर आप अल्टरनेट यूज कर लें। मतलब सिर्फ पिक्चर के लिए और कोई चीज कहीं नहीं यूज कर सकते जी ये? बिल्कुल, क्योंकि आपकी पिक्चर अपलोड नहीं हो रही तो आप उसके अल्टरनेट, मुझे लगता है कि आप ये प्रॉपर्टी आप ये चेक करिएगा, मे बी कि ये कहीं और भी यूज हो, क्योंकि मैंने तो अभी तक ये नहीं यूज की, मैंने तो अल्टरनेट ही यूज किए। ठीक है, तो इसको आप लाजमी सर्च कीजिएगा, ऐसी चीजें अगर आपके क्वेश्चन कोई माइंड में आता है तो उसको आप सर्च लाजमी किया करें, उससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। अच्छा जी, यहाँ तक तो आप सबको आ गई ये समझ। उसके बाद जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है जी, मैं साथ साथ लिखता जाऊं ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी हो जाए। यहाँ पर अब मैं जो एट्रीब्यूट पढ़ने जा रहा हूँ वो है जी स्टाइल का। ठीक है, कि स्टाइल एट्रीब्यूट किस लिए होता है।
हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा जी, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, अपने ब्राउजर पे आकर रीलोड करता हूँ तो ये लास्ट पे आ रहा है, दिस इज माई फर्स्ट पेज। ठीक है, अच्छा जी, स्टाइल क्या है? स्टाइल ऐसी चीज है कि आप लोगों ने आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताता चलूँ सीएसएस के बारे में। सीएसएस जो है वो 3 तरह से होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। इंटरनल कौन सी होती है जी? जो आप उसकी HTML की फाइल के अंदर उसको डिजाइन दे रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं, वो होती है कि इंटरनल। ठीक है, वो भी हमने कहाँ पे यूज करनी होती है जी? इस टैग के अंदर, हेड के अंदर। यहाँ पे मैं स्टाइल लिखकर अगर स्टाइल लिखता हूँ तो जैसे ये मैंने स्टाइल लिखा, ठीक है, इस टैग के अंदर मैं अब जितना भी स्टाइल दूंगा उसे हम कहेंगे जी इंटरनल। मैं इस पैराग्राफ को या इस हेडिंग को अगर टैग को देना चाह रहा हूँ, कोई मार्जिन या कोई पैडिंग या कोई डिजाइन, तो मैं H1 लिखूंगा, उसकी बॉडी बना दूंगा। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखूंगा जी कलर, कलर मैं लिख देता हूँ जी ब्लैक, सॉरी ब्लैक तो ऑलरेडी है, हम लिखते हैं जी ब्लू। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ ले करें, क्योंकि यहाँ पर मुझसे मैसेज पढ़े नहीं जा रहे और आप लोगों के मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको सेव किया जी, अपने ब्राउजर पे आया, इसको रीलोड किया तो आपने देखा ये हेडिंग कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये किस लिए होता है जी? ये अभी जो हमने पढ़ा है ये है जी आपकी स्टाइल, ये इसे हम कहते हैं जी इंटरनल सीएसएस। ठीक है, यानी कि हम उसी HTML की फाइल के अंदर कर रहे हैं। एक्सटर्नल कौन सी होती है? जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम अलग से एक सीएस की फाइल बनाते हैं और उस फाइल के अंदर हम डिजाइनिंग करते हैं, वो होती है एक्सटर्नल। उस फाइल को यहाँ मर्ज कर देते हैं। ये 2 मेथड हो गए। थर्ड मेथड ये होता है कि आप उस पैराग्राफ के अंदर जिसको आप स्टाइल देना चाह रहे हो उसके अंदर ही स्टाइल टैग यूज करते हो और उसको स्टाइल दे देते हो। जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ जी कलर। ठीक है, अब मैं कलर की वैल्यू देता हूँ जी ग्रीन। ठीक है, इसको मैंने किया जी यहाँ से सेव, और आप अपने ब्राउजर पे अब जब मैं रीलोड करता हूँ तो आप देखें ये जो हमारा पेज है, पेज के लास्ट वाली जो है पैराग्राफ है उसका कलर ग्रीन हो गया। ठीक है, तो ये 3 तरह से आप उसकी स्टाइलिंग कर सकते हो। स्टाइल जो सीएसएस है वो 3 तरह से यूज हो सकती है, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। ठीक है, तो यहाँ से ये मैं रिमूव सर कर एक रहा और हूँ चीज सही, जी। देखिए अगर हमने H1 3-4 टाइम दिया हुआ है, मतलब H1 ठीक हमने है, हेडिंग जो 1 है वो 2 यूज किया, तो वो तो सबका ही कलर चेंज कर देगा, ठीक है। उसका फिर अच्छा, क्या? मैं बताता हूँ। हमारे पास ये होता है कि जब हम किसी कंटेनर के अंदर जब हम एक वेब के ऊपर काम कर रहे होते हैं उसमें हमने डिव बनाई होती है। ठीक है, यानी कि जितना हमने पोर्शन, अगर लोगो लगाना है तो उसको एक डिव के अंदर हमने लिखना है। डिव बेसिकली क्या होता है, मैं पहले वो बताता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डिव बेसिकली आप एक उसमें पोर्शन बना रहे हो या एक कंटेनर बना रहे हो। ठीक है, इस डिव के अंदर आप जो भी लिखोगे वो यहाँ पर आपको आपकी वेब पेज पे शो होगा। मैं इस डिव के अंदर सिर्फ लोगो रखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एक डिव बनाऊंगा, उसके अंदर लोगो रखूंगा। वो मेरा लोगो क्या होगा, उसको मैं एक लोकेशन दे दूंगा कि आपने किस कॉर्नर पे जाके सेट होना है। ठीक है, उसके बाद मैं मेन्यू बनाता हूँ, वो उसके लिए मैं अलग डिव बनाऊंगा। वो डिव को मैं राइट साइड पे रख देता हूँ, लोगो वाले को लेफ्ट साइड पे रख देता हूँ। ठीक है, ये होती है जी डिव। तो जब आप लोग का क्वेश्चन ये था कि H1 जितने भी है उस सबको चला जाएगा। जब हम कर रहे होते हैं ना डिव के अंदर काम, तो हमें पता होता है कि हर उसके लिए बेहतरीन हल होता है कि जी आप उस डिव को, उस क्लास को, उस डिव को एक आईडी या क्लास दे दो। अब ये H1 सेव है, हम यूज इसको मैं आईडी दे देता हूँ हेडिंग। ठीक है, यानी कि उसका एक मैंने एक नाम रख लिया, जैसे निक नेम कह सकते हैं आप। ठीक है, उस निक नेम को अब मैं एक्सेस करूंगा स्टाइल के अंदर। मैं अब इंटरनल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने टैग यूज किया जी स्टाइल का। ठीक है, आप यहाँ पर देखें कि जो होती है ना आईडी, उसको आपने जब स्टाइल के अंदर एक्सेस करना है तो आपने हैश के साथ लगाना है, हैश के साथ हैश लिखेंगे और आगे हम लिखेंगे जी हेडिंग। ठीक है, और उसकी बॉडी बना देंगे। उस बॉडी के अंदर मैं कहता हूँ जी इसका जो कलर है वो आप कर दो जी भाईजान पिंक।
और यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ जी पिंग कर दो। अब वो क्या करेगा, जो हमने H1 को आईडी दी हुई है ना, वो जस्ट उसका ही कलर चेंज करेगा, पूरे पैराग्राफ के अंदर जितनी भी हेडिंग होंगी उनका कलर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, इसको मैं सेव करके रीलोड करके देखता हूँ, मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, ये देखेंगे उसने पिंग कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, हेडिंग इस तरह एक आईडी यूज करते हैं। दो चीजें होती हैं, एक आईडी होती है, एक क्लास होती है। ये जब आगे मैं पढ़ाऊंगा, जब आपका लेक्चर होगा आईडी और क्लास से, वो तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। ये आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। ठीक है, अच्छा जी, तो एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं जी स्टाइल का। स्टाइल में आपको बता दिया है, ये एट्रीब्यूट है, ये उसकी वैल्यू है। उसके वैल्यू के अंदर मैंने इसको कलर दिया है जी ग्रीन। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं सेकंड एट्रीब्यूट या सेकंड वैल्यू उसको देना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ जी ब्लू। ठीक है, तो इसको मैं जब सेव करता हूँ अपने ब्राउजर पे आकर रीलोड करता हूँ, तो आप देखेंगे जितनी जितना हमारा पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू हो गया। ठीक है, अब मैं जो ये जो ग्रीन है शो नहीं हो रहा है, इसको हम कर देते हैं जी व्हाइट, ताकि हमें थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए व्हाइट। इसको मैंने किया जी सेव, और यहाँ पर आकर मैं कहा जी मैंने रीलोड। ये देखेंगे आपका जो पैराग्राफ था उसका जो बैकग्राउंड है उसने ब्लू कर दिया है, और फॉन्ट का कलर क्या कर दिया है जी व्हाइट। ठीक है, तो बेसिकली जो एट्री स्टाइल है ये आपका एक एट्रीब्यूट है। आगे जो स्टाइलिंग करनी है, हम जब हम CSS पढ़ेंगे तो ये आपको सारी स्टाइलिंग सिखाएंगे कि आपने विड्थ कैसे देनी है, हाइट कैसे देनी, बैकग्राउंड कैसे देना है। अब मैं चाहता हूँ जी ये मेरा पैराग्राफ जो है इसको एक बॉर्डर लग जाए, सिंपल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको खूबसूरत हो जाए ये काम। मैं करता हूँ जी बॉर्डर, यहाँ पे लिखूंगा जी बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर की अब मैं उसको बताऊंगा कि कितना मोटा बॉर्डर होना चाहिए, 1 पिक्सल होना चाहिए, और सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड मतलब कि मोटी लाइन जो होती है। ठीक है, तो और उसका जो कलर है वो रेड होना चाहिए। ये एट्रीब्यूट है, इसमें आपने भी इतना फोकस नहीं करना, मेन काम है आपका सीखने का। तो जब ये मैंने रीलोड किया, आप देखेंगे कि ये ब्लू के साथ एक रेड लाइन आ गई। ठीक है, तो ये देखें आपकी ये लाइन है, इसको कहते हैं हम बॉर्डर। तो आपने इसको बॉर्डर लगा दी। ये बॉर्डर भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, इसमें जितनी चीजें यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ ये एक एक चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो अभी जो जूम की मीटिंग का टाइम आपको हो रहा है, तो मैं आपको दोबारा लिंक सेंड कर रहा हूँ, आप दोबारा ज्वाइन करें, इससे आगे हम फिर कंटिन्यू करते हैं।